हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और मैं हूं अखिलेश शर्मा। ठीक है, तो क्या है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है ये पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट कराया था, जिसमें वायराइट, प्रियॉन्स एंड लाइकेन को कंप्लीटली आपको बताया था। ठीक है, तो अब अगर वायराइट के बारे में बात करते हैं तो वायराइट क्या होता है, थोड़ा अगर रिकॉल करा देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि हर बार रिकॉल करवाते हैं वही पैटर्न लेके चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहले रिकॉल करवाएंगे, तब उसके बाद में आज जो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे उसको थोड़ा रिवाइज करवा देंगे, मतलब उसको बता देंगे आपको, तब आगे थ्योरी लेके चलते हैं। ठीक है, इससे ये बेटर तरीका रहता है बताने का। तो सबसे पहले बात करते हैं वायराइट की। अगर हम वायराइट की बात करते हैं तो वायराइट क्या होता है कि ये जो वायरस है उससे क्या होता है, साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, जो वायरस होता है उससे साइज में छोटे होते हैं। और क्या करते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, टीओ डायनर ने 1971 में की थी। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो डिस्कवरी थी वायराइट की, ये टीओ डायनर ने 1971 में की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तभी आपको मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो वायराइड होते हैं इनकी डिस्कवरी किसने की थी, टीओ डायनर ने की थी 1971 में। ठीक है, ये वायरस से छोटे होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनके जो जेनेटिक मटेरियल का, पहले तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। अगर हम बात करते हैं इनके जेनेटिक मटेरियल की, वायराइड के जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सर्कुलर फ्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाता है। वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से एकदम फोकस होकर इधर देखो। ठीक है, इधर देखो हमारी तरफ, एकदम फोकस होकर पढ़ाई करना। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके आगे मैंने क्या बताया था कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो नेकेड होता है, उनके ऊपर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है। ठीक, अगर हम इसके डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज क्या होता है, डिजीज कौन सा कॉज करेगा इसमें बताइए आप, कौन सा डिजीज कॉज करता है ये। ठीक, तो अगर हम इसके डिजीज की बात करें तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करेगा। कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है, वायराइट, प्रियॉन्स, लाइकेन। कल भी आपको मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक, अगर हम फिर से प्रियॉन की बात करते हैं, ध्यान से एकदम प्रियॉन की बात करते हैं हम, तो प्रियॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं। इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ही होते हैं। ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि ये अगर साइज की बात करें और वायरस से, अगर वायरस से कंपेयर करते हैं, जैसे अभी क्या है, वायराइड को वायरस से कंपेयर किया था, इसी तरीके से प्रियॉन्स को भी अगर हम कंपेयर करते हैं वायरस से, ठीक है, तब क्या होता है कि ये सिमिलर साइज के होते हैं। कितने साइज के होते हैं, सिमिलर इन साइज, मतलब जितना वायरस का साइज होता है उतना ही इनका प्रियॉन्स का भी साइज होता है, साइज में दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। ठीक, अगर हम इनके डिजीज की बात करते हैं तो बीएसई डिजीज कौन सी कॉज करते हैं, बीएसई, कौन सी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोलते हैं, जो कि इसको क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। ये किसमें होती है, कैटल में होती है। जो गाय के जो कैटल होते हैं, उनके बच्चे बछड़े होते हैं, उनमें डिजीज हो जाती है, प्रियॉन्स के थ्रू हो जाती है। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में सी आर जैकब डिजीज होती है, इसे क्राई जैकब डिजीज भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग सी आर जैकब डिजीज इसमें होती है। अगर अब हम बात करते हैं लाइकेन की, ठीक, अगर हम लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन जो होता है वो क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और बेटा किसका एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें लाइकेन और फंजाई दोनों मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, आज के जमाने में कमी है इस चीज की, लोगों के बीच में मिलजुल के रहने वाली। ठीक है, क्या होता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है लाइकेन में, देखने को मिलता है किसका, एल्गी और फंजाई का, जो
एल्गी जो कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबियांट। अब जो फाइकोबियांट होता है, अगर हम फाइकोबियांट की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कल आपको मैंने बताया था, जैसे कि बताया था आपको क्या था, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो मतलब इसका मतलब कि ये खाना अपना खुद ही बनाता है, फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, खुद बना रहा होता है अपना फूड। तब अब अगर बात करते हैं फंजाई की क्या रोल है इसमें, क्योंकि ये दोनों मिलजुल कर आपस में रहते हैं कि तुम मुझे वो है ना, जैसे कि तुम मुझे ये दो, वो मैं तुम्हें वो दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम फंजाई की बात करें तो क्या है कि फंजाई जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, माइकोबियांट बोलते हैं। फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबियांट बोलेंगे। और ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब ये खाने के लिए किस पर डिपेंड करेगा, खाने के लिए, ये खाने के लिए डिपेंड करता है एल्गल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, एल्गी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। वो जो एल्गी क्या बनाती है, इसके लिए खाना बनाएगी, किसके लिए, फंजाई के लिए, ठीक। लेकिन फंजाई भी कुछ ना कुछ देगी एल्गी को, और वो क्या देगी एल्गी को फंजाई, जैसे कि मिनरल, वाटर, ठीक है, और क्या देती है, उसको रहने के लिए घर भी देती है, शेल्टर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि जो लाइकेन होते हैं ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहां पर, और बेसिकली एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जहां पर SO2 का पॉल्यूशन होता है वहां पर तो ये ग्रो ही नहीं होंगे, ठीक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक चीज आपको बता दें, यहीं पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अभी क्या है, हमने तो कंप्लीट करा दिया, लेकिन अब क्या है, आपको कंप्लीट करना है। हमारा तो यहाँ कंप्लीट हो गया, अभी एक दो बार और रिवाइज शुरू करा देंगे एग्जाम तक, लेकिन क्या है, आपको इसको बार बार रिवाइज करते रहना है आपको, ठीक है। तो अब क्या है, अभी तक अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि बात करें, ठीक है, मुनरा, और मुनरा के बाद में प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद अगर हम बात करते हैं फंजाई, ठीक, फंजाई, और फंजाई के बाद अगर हम बात करते हैं प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक। तो क्या है कि मुनरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया, और यहाँ तक फंजाई भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब क्या है, आपको कल वाले लेक्चर में क्या था कि प्लांटिया ये शुरू कर दिए थे, और उसके साथ में क्या है, एक और बच्चा है एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटिया शुरू कर दिए थे, एनिमेलिया बचा है, तो ये तीन क्या है, ये कंप्लीट हो गए हैं। और ये किसका क्लासिफिकेशन था, RH विटेकर क्लासिफिकेशन, जिसमें 5 ये ग्रुप लिए थे, मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। अगर आप इसको एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखेंगे आप, तो मुनरा क्या होते हैं, मुनरा ये क्या थे, इसमें बैक्टीरिया वगैरह रखा गया था, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स थे, वो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तब क्या है, यूनिसेलुलर क्या बन गए, यूकैरियोट्स, थोड़ा उनसे एडवांस थे। और फिर और एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे तो इसमें फंजाई भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो फंजाई क्या थे, प्रोटिस्टा से भी एडवांस थे। अब उस तरीके से और एडवांसमेंट में फिर क्या है, एल्गी, फंजाई के बाद में क्या, एल्गी, और एल्गी में और थोड़ा एडवांस देखेंगे कि इसमें देखो रूट नहीं थी, रूट, लीव्स, ये कुछ नहीं थी। तो क्या हुआ, एवोल्यूशन देखेंगे तो एल्गी से देखेंगे थोड़ा ब्रायोफाइट की तरफ जाएंगे, लिवर्ड से लिवर्ड होते हैं, लिवर्ड से ब्रायोफाइट में जाएंगे, मॉसेस की तरफ जाएंगे ब्रायोफाइट में। तो लिवर्ड से क्या होता है, मॉसेस ज्यादा एडवांस होते हैं, उसमें थोड़ा लीफी स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे आप, तो इसमें लीफी स्टेज देखने को मिलती है। वहां पर क्या होता है, कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं ब्रायोफाइट में। उसके बाद में फिर टेरिडोफाइट में क्या होता है, वहां पर लीफ जो है, लीफ और रूट वहां पर दिखाई पड़ते हैं। फिर जिम्नोस्पर्म में तो मतलब वहां से शुरू हो जाता है आगे, ठीक है। तो यहां से क्या होता है,
इस तरीके से आप जब देखोगे, आप अगर बॉटनी को वाकई में अगर देखो तो क्या है, एक एवोल्यूशन दिखाई पड़ेगा आपको। बॉटनी में भी अगर आप देखोगे तो एक एवोल्यूशन दिखाई पड़ेगा, एडवांसमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हर कोई इंसान यही सोचता है, जैसे आप सोचते हो कि पहले से आप बेहतर कुछ बने, ठीक है। तो इसी तरीके से नेचर भी क्या करता है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, पहले से और एडवांस और एडवांस और एडवांस, इस तरीके से होता रहता है। जैसे कभी क्या था कि कभी किसी जमाने में क्या होता, कीपैड फोन हुआ करते थे, और कीपैड से धीरे धीरे कंपनियां अपने उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करते रही, तो कीपैड से थोड़ा और एडवांस फोन आ गए, फिर और एडवांस फोन गए। अब तो पता लग रहा है कि फोन वो जैसे सैमसंग जैसा है कि वो उसको फोल्ड करके रख लो, इस तरीके से, और बहुत काफी एडवांस आ गए। और ऐसा नहीं कि यहीं पर ये रुक जाएगा, और एडवांस फोन आगे आएंगे। इसी तरीके से नेचर भी क्या करती है, वो भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ठीक, टाइम टू टाइम वो भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है और एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आप अगर खुद को देखो, क्या पहले पहले क्या है, पहले के जो लोग थे क्या आपके जैसे ही थे? अगर बहुत साल पहले देखोगे तो पहले लोग, पता लग रहा है जैसे कुछ, जैसे आप होमो सैपियंस, तो मतलब अगर जाओगे उधर से उस सीरीज में जाओगे, ठीक है, तो क्या थे कि शुरुआत में तो अलग तरीके के थे लोग, वो उनकी हाइट भी अलग थी और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी अलग था, ठीक। लेकिन धीरे 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 एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते चले गए, अब और एडवांस हो गया। ऐसा नहीं कि जो आज का जो ह्यूमन है ये एक मोस्ट एडवांस कंडीशन है, ऐसा नहीं कि यहीं पर जाए। आगे भी जो आगे आएंगे, जो भी आगे स्पीसीज, मतलब यही ह्यूमन स्पीसीज, जो आगे जो लोग आएंगे वो आपसे भी एडवांस होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही एडवांस है, आपसे भी एडवांस होंगे आपकी आने वाली जनरेशन। तो इस तरीके से नेचर क्या होती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है और वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो आज क्या है, कल ही, ये तो कल के लेक्चर में ही शुरू कर दिया था प्लांटिया, जिसमें आपको क्या बताया था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिए थे। कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिए थे, ठीक। आज आपको जो बताएंगे वो क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि इन दोनों से एडवांस, मोस्ट एक्सेप्टेबल ये सिस्टम था, ठीक है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम की, तो आर्टिफिशियल सिस्टम उसमें क्या बताया गया था, बेसिकली वो था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, जो बाहर से दिखते थे उन पर ही बेस्ड था केवल, बस। कि जैसे कि जो प्लांट है उसकी लीफ कैसी है, ठीक है, उसमें कितने स्टेमिन है उसके फ्लावर में, और जो उसका कलर है लीफ का, शेप कैसा है, कलर कैसा है फ्लावर का, इन पर मतलब जो बाहर से देख सकते हो, आराम से अपनी आंखों से देख सकते हो, उन पर बेस्ड था। अब जो सोचो, इस तरीके से अगर किसी को क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्या उसमें एक सही क्लासिफिकेशन होगा? नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होंगी जो उससे रिलेटिव नहीं होंगी, उसके रिलेटिव, ठीक है, और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो उसके रिलेटिव होंगी, तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे, ठीक। इस तरीके से वो मिक्स हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगी, स्पीसीज की मिक्सिंग हो जाएगी। जो मतलब एक जैसी सेम, जो मतलब सेम स्पीसीज नहीं है वो पता लगा साथ साथ आ गई, और जो सेम स्पीसीज हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। तो ये कि मतलब इसमें ड्रॉबैक इसके थे, और इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था, जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इसमें क्या था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वो क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगे, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगे, तो देखते हो प्लांट में क्या होता है, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि तभी क्या होता है कि अब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो देखो लीफ का शेप भी चेंज हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, ये मतलब क्या था, एक्सेप्टेबल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था। अब अगर बात करते हैं नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपको, इसमें जो आर्टिफिशियल सिस्टम था वो लीनियस साहब ने दिया था, ठीक है। और वो इन्होंने क्या देखा था, नंबर ऑफ स्टेमिन और नेचर उसके देख के उन्होंने ये आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, ठीक। अब अगर बात करते हैं हम नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं, तो नेचुरल सिस्टम जो था वो नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड था, ठीक। उसमें और सारे करेक्टर भी ले लिए गए। मतलब क्या था कि जो उसका जो दिखने में था वो प्लांट, वो कैसा दिख रहा है,
वो तो उन्होंने करेक्टर लिए ही थे, ठीक है, कि ये कैसा दिख रहा है। उसके साथ साथ में उसका जो सेल स्ट्रक्चर है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वही सेल स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी, प्लांट की एनाटॉमी उसकी देखा गया, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर भी उसके लिए गए और फाइटोकेमिस्ट्री पर भी वर्क किया गया। तब उसको मतलब क्या है, उसको सिस्टम में एक साथ में स्पीशीज रखी गई। तो क्या हुआ, उससे कुछ तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा करेक्टर हमने एक साथ ले लिए। तो उससे क्या था, जो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम था तो उससे तो बेटर हुआ ना ये, क्योंकि उससे ज्यादा करेक्टर यहाँ पर लिए गए। और फिर यहाँ पर हमने क्या हुआ, एनाटॉमी की स्टडी की और उसके एम्ब्रियोलॉजिकल जो करेक्टर थे वो भी मैंने देखे। और क्या था कि यहाँ पर फाइटोकेमिस्ट्री की भी स्टडी की गई यहाँ पर, तो उससे ये ज्यादा एक्सेप्टेबल था, इसीलिए क्योंकि इसमें ज्यादा चांसेस थे कि मतलब सेम स्पीशीज एक साथ रखी जाए। लेकिन इसके ड्रॉबैक बस यही पर आ गया कि यहाँ पर फैलोजेनी को कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, जो अब जो पढ़ेंगे, अब कौन सा था, फैलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। तो अब जो पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में बाकायदा इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, कल कंप्लीट करा दिया था। अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं भाई। तो अब आते हैं किस पर, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या था कि इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा गया। मतलब जैसे कोई स्पीशीज है, ठीक है, कोई स्पीशीज है, दो स्पीशीज हैं, एक ये स्पीशीज एक ये स्पीशीज, दो स्पीशीज हैं, तो इनके क्या है कि एंसेस्टर जो है वो कॉमन है कि नहीं है, ये देखा गया। एंसेस्टर को भी कंसीडर किया गया। तो इस अभी तक क्या देख रहे थे, जैसे कि अभी तक क्या देख रहे थे, जो फिजिकल अपीयरेंस उसके देख रहे थे, मतलब उसकी एनाटॉमी देखी हमने, ठीक है, या उसकी लीव्स देखी हमने, तो वो सब क्या थे, अभी फिजिकल करेक्टर थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हम जो करेक्टर लेंगे इसमें, वो क्या थे, अब ये देखेंगे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसकी हिस्ट्री भी खंगारेंगे, उसकी हिस्ट्री भी निकालेंगे। अब हम पीछे जाके देखेंगे हम हिस्ट्री उसकी, कि वहां पर देखें मतलब करेक्टर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके एंसेस्टर जिसके कॉमन एंसेस्टर पड़ गए उसको एक टेक्सा में रख दिया गया, ठीक। और उसमें क्या क्या देखा गया, मतलब क्या है, जिसके फिजिकल करेक्टर तो देखे ही गए, उसके साथ साथ में क्या है, इसके डीएनए सीक्वेंसिंग और उसके फॉसिल पर भी स्टडी की गई, ठीक है। तो क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पर करेक्टर ले लिए गए। अभी तक जितने करेक्टर लिए गए थे वो तो सब लिए गए करेक्टर, जितने अभी तक जो आर्टिफिशियल में करेक्टर लिए गए थे, जो नेचुरल सिस्टम में करेक्टर लिए गए थे, वो तो सब लिए गए। उसके साथ साथ में यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस को भी ध्यान रखा गया और उसके साथ में यहाँ पर फॉसिल पर भी स्टडी की गई, मतलब उसके जो वो एंसेस्टर थे वो कॉमन है कि नहीं है, ये भी ध्यान में रखा गया। और तब उसको जब ये सारी समानताएं एक जैसी लगी, जब जिस स्पीशीज में, उनको एक साथ में एक टेक्सा में उठा के रख दिया गया, ठीक है बेटा। तो यहां तक हमें लग रहा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक। तो उनको क्या किया गया, सेम टेक्सा में उठा के रख दिया गया, ठीक है। अब अगर हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, मतलब किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था इसको, तो वो थे एंगलर एंड प्रिंटल साहब थे, ठीक। एंगलर एंड प्रिंटल साहब थे। तो चलिए अब आते हैं, आज बहुत ज्यादा लंबा तो लेक्चर नहीं रहेगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या था कि इसको हम जो है, ये किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप,
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था, ठीक है, बिटवीन किसके, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिए थे उनके बीच में उनकी हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ये भी यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पर जिनके क्या है, अगर कॉमन एंसेस्टर जिनके निकले उसके बाद में, भाई जब ये स्टडी सारी किए, डीएनए सीक्वेंसेस कर लिए, उसके फॉसिल पर स्टडी कर लिए, फिर उसके बाद में जिनमें अगर समानताएं निकली, उनको क्या हुआ, जिनके एंसेस्टर कॉमन निकले उनको उठा के सेम टेक्सा में डाल दिए, ठीक है, सही है कि नहीं सही है, ठीक। आइए, तो क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म which have common ancestor, organisms which have common ancestor placed in same taxa, ठीक, ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन ancestor placed in same taxa, अब उनको उठा के क्या हुआ, हमने सेम टेक्सा में प्लेस कर दिया, ठीक है, उनको उठा के हमने सेम टेक्सा में प्लेस कर दिया, ठीक। बस यही इतना एक इंपॉर्टेंट है इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। एक तो ये पूछा जाता है सबसे, देखो इसमें क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन बस यही बनता है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये किस पर बेस्ड होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं और जिनके एंसेस्टर सेम निकलते हैं उनको उठा के सेम टेक्सा में डाल देते हैं, ठीक है बेटा, तो उनको उठा के क्या करेंगे, सेम टेक्सा में डाल देंगे, ठीक। यहाँ पर मतलब वहां से ज्यादा यहाँ पर करेक्टर ले लिए गए थे, लेकिन वो तो सब लिए गए थे जो वहां पर करेक्टर थे, जिससे आर्टिफिशियल में नेचुरल सिस्टम में जितने करेक्टर थे वो तो सब लिए गए थे, उसके साथ साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में खंगारी गई, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग में कर लिए, फॉसिल पर स्टडी कर ली गई, तब जाके उनको क्या हुआ, सेम टेक्सा में उठा के डाल देते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं, चलो, दिस सिस्टम प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था, एंगलर एंड प्रिंटल साहब, एंगलर एंड प्रिंटल ने दिया था, ठीक। ये हालांकि मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको बताना जरूरी है, बता देते हैं बस नॉलेज के लिए, हो सकता एग्जाम में कहीं पूछ बैठे तो फिर यही होगा कि सर बताए नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बस इतना तो मतलब जो आप इसको नोट करिए पहले, ये इतना तो इम्पोर्टेंट है ही आपको, ठीक है, इतना तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक। अब इसके बाद में अब देखो क्या है कि यहाँ तक किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसकी स्टडी करने के लिए वो सेम है कि नहीं, उनको सेम टेक्सा में प्लेस कैसे प्लेस करेंगे, तो अभी तक क्या फॉसिल पर हम स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब अगर फॉसिल जो हैं वो अगर ना हो या उनसे हमें कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा ना मिल रही हो, मतलब वो सपोर्टिव नहीं है स्टडी करने के लिए, तब क्या करेंगे, तो हम टेक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अगर फॉसिल सपोर्टिव नहीं है तब क्या करेंगे, हम टेक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं, और टेक्सोनॉमी कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी और उसके बाद में कीमोटेक्सोनॉमी, 3 तरह की टेक्सोनॉमी आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक, लिखो पहले एक और लाइन लिख लो कि when there is not supporting fossil evidence, मतलब जो हमारे पास not when there is, कुछ लाइन बन नहीं रही है, when there is not supporting, when there is no
no supporting, when there is no supporting fossil evidence, when there is not supporting fossil evidence, not कर लो यहाँ पर not। अरे यार देखो भाई, बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, बताया आपको दे रहे हैं, थोड़ा हाथ तंग है इंग्लिश में, लेकिन जो है समझ तो जाओगे ही, हमसे ज़्यादा समझदार लग रहे हो, समझ तो जाओगे, ठीक है। अब क्या है, जब फॉसिल एविडेंस हमारे पास था, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, मतलब उससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है उससे, या फिर फॉसिल है ही नहीं, और फिर दो स्पीसीज के बीच में अगर हमें उनके बीच में कोई रिलेशन निकालना है, तब क्या करेंगे हम, ठीक है। अगर फॉसिल से हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, टेक्सोनॉमी की हेल्प लेंगे। और टेक्सोनॉमी जैसे आपको मैंने बताया अभी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक 3 टेक्सोनॉमी होती हैं। तो आओ देखते हैं, तीनों को समझते हैं, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट तो कर ही लिया पास करके। तो अब आते हैं सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है, सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हाँ भैया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहाँ है, तो हेडिंग डाल लो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब क्या है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, इसको क्या है, इसको हम बोलते हैं फेनेटिक टेक्सोनॉमी बोलते हैं, इसको हम फेनेटिक टेक्सोनॉमी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फेनेटिक टेक्सोनॉमी बोलते हैं, वो उसको बोल सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर को हम एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो कैरेक्टर लेते हैं वो क्या होता है, उसको हम कोड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक। उसको हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टर लेते हैं उनको हम कोड प्रोवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर होंगे उनको हम इक्वल वेटेज देते हैं, फिर चाहे वेजिटेटिव हो चाहे सेक्सुअल हो, यहाँ पर इक्वल वेटेज देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें उनको नंबर देना है, ऐसा नहीं कि मतलब उनसे कोई वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या होता है कि उनको हमें नंबर देना रहता है, ठीक है। बेसिकली उनको क्या होता है, नंबर देना रहता है, ठीक। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्फोलॉजिकल भी करेक्टर लेते हैं और वेजिटेटिव करेक्टर भी ले लेते हैं, और उनको क्या होता है, एक नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो नंबर होता है, वो जो कोड होता है, वो क्या होता है, उसको एनालाइज करते हैं किससे, कंप्यूटर के थ्रू, उसको एनालाइज करेंगे कंप्यूटर के थ्रू। तो पता नहीं यार कौन बाहर शोर करता रहता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, कभी कभी खराब हो जाता है दिमाग भी तो डाइवर्ट हो जाता है दिमाग अगर बात होने लगती है उधर। तो हाँ, ये बता रहे थे कि देखो, इसको न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फेनेटिक टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेस्ड होती है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वे सेक्सुअल हो, उनको क्या होता है, ये सभी कैरेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं। और उनको बेसिकली जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, एक कोड प्रोवाइड कर देते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में पूछा जाता है। और फिर क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करते हैं, हम कोड दे देते हैं। अब जो वो कोड होते हैं वो क्या होता है, उनको कंप्यूटर से एनालाइज कर लेते हैं कोड को। जो कोड जो होते हैं उनको क्या करेंगे, कंप्यूटर से उनको हम एनालाइज कर लेते हैं। अब जब कंप्यूटर से उनको हम एनालाइज कर लिए, उनको हम, फिर क्या होता है, ठीक, कंप्यूटर से उनको एनालाइज कर लिए, ठीक है। अब क्या है, कंप्यूटर से उसको एनालाइज कर लिए, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर, चाहे वेजिटेटिव हो चाहे सेक्सुअल, उनको मतलब उनको वेटेज, इक्वल वेटेज दे देते हैं सबको, ठीक है, उनको सबको इक्वल वेटेज दे देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले नीले आ जाओ। आल्सो क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, अब रेड से लिख लेते हैं, आल्सो नोन एज फेनेटिक
टैक्सोनॉमी, इसको हम फेनेटिक टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, इसको फेनेटिक टैक्सोनॉमी भी इसको बोल सकते हैं। अब जो है फेनेटिक टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं इसको हम, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखते रहना, लिखना बाद में, जो लोग लिख रहे हैं नोट कर रहे हैं वो क्या है, लिखना बाद में। अब ईच करेक्टर, प्रत्येक करेक्टर का भी क्या होता है, अब जो भाई जो करेक्टर यहाँ पर लिए हैं उनको क्या करेंगे, कोड दे देंगे उनको, ठीक है। तो यहाँ पर ईच करेक्टर assign, each character assign a code, each character assign a code, each character assign a code and number, ठीक। और प्रत्येक करेक्टर को हम क्या करेंगे, उनको हम एक कोड से या नंबर से उनको हम असाइन करते हैं उसको, ठीक। और जो ये करेक्टर जो होते हैं जिनको हम ये कोड जो कोड दिए हैं, अब इनको कोड को एनालाइज करने के लिए क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से टेक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, मतलब उसके करेक्टर को एनालाइज करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया कौन से, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो अब क्या होता है यहाँ पर, ईच करेक्टर असाइन अ कोड और नंबर एंड कोड जो होते हैं, कोड एनालाइज बाय यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का यूज करके क्या होता है, वो जो कोड हैं, ये कोड्स, इसको कोड्स कर लो, कोड्स मतलब जो कोड हम दिए हैं यहाँ पर उनको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक, कंप्यूटर का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर एनालाइज होते हैं, ठीक, अब कंप्यूटर का इनका हम यूज कर लेते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा कि कोड एनालाइज बाय कंप्यूटर, यहाँ पर जैसे अब दो आपको समझाते हैं, जैसे अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, कि सर आप वहाँ पर भी आर्टिफिशियल में मतलब बता रहे थे कि ये गलत होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को एक साथ में रखना गलत होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक साथ में इनको रख रहे हो, ऐसा क्यों है, ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि कुछ ही कैरेक्टर को ले रहे थे, मतलब जैसे कि आपको सपोज आप ये मान के चलो, ऐसे मान के चलो आप, जैसे कि आप वहाँ पर आप 100 कैरेक्टर को ले लिए, ठीक है, और वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को 100 कैरेक्टर आप ले लिए, उनको इक्वल वेटेज दे दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको नंबर असाइन करते हैं, और यहाँ पर ऐसे मान के चलो आप 1000 कैरेक्टर ले रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे कैरेक्टर ले रहे हो, तो बहुत सारे जब कैरेक्टर लेते हो और उनको यहाँ पर केवल क्या करते हैं, उनको हम कोड असाइन करते हैं, जो कोड होते हैं उनको इक्वल वेटेज दे रहे हैं, यहाँ पर हम कोड को इक्वल वेटेज दे रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, वो जब कैरेक्टर उसमें से 1000 में से सपोज किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर से 500 से 600 कैरेक्टर मैच कर गए, तो उनको सेम टेक्सा में उठा के डाल देंगे हम। इस तरीके से इनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एनालाइज करते हैं, ठीक। अब क्या है, इस तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। तो ये लिख लो, ईच, अभी कंफ्यूजन आ जाता ना यहाँ पर, ईच कैरेक्टर गिव्स क्या, इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज, अरे यार वेटेज, ईच कैरेक्टर गिव इक्वल वेटेज, समझ में आ गया यहाँ पर क्यों इक्वल वेटेज रहता है, मतलब उनके कोड, उनको बेसिकली उनको कोड ही तो साइन करना है, तभी उनको इक्वल वेटेज ले लेते हैं हम कोड साइन करने के लिए, और यहाँ पर कैरेक्टर बहुत ज्यादा संख्या में लेते हैं उसके हम,
वहां पर जैसे 100 ले रहे थे और इस मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सपोज मान के चल रहे हैं, पर इसे 100 ले रहे थे और यहाँ पर क्या करेंगे इसे 1000 लेते हैं, 1500 लेते हैं करेक्टर को। तो क्या होता है, जब ज्यादा समानता मिलेगी तो और ज्यादा उसकी स्पीसीज के पास पहुंचेंगे और ऑर्गेनिज्म, दोनों ऑर्गेनिज्म में रिलेशन बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर क्या होता है, कैन बी एनालाइज कंसीडर। तो एट द सेम टाइम hundreds of character can be analyze या कंसीडर लिख सकते हैं, कैन बी कंसीडर लिख दो, एनसीईआरटी में लिखा है। consider character can be at the same time hundreds of character can be considered। ठीक है, at the same time hundreds of character can be considered। तो ये क्या है, आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम फोनेटिक टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्व करेक्टर, जितने भी ऑब्जर्व कर सकते हैं करेक्टर, ठीक है, वो सब ले लेते हैं और प्रत्येक करेक्टर को हम क्या करते हैं, इनको एक कोड या नंबर दे देते हैं। और ये जो कोड या नंबर होते हैं वो किससे एनालाइज करेंगे, कंप्यूटर से एनालाइज करते हैं। जो भी कोड या नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से उसको एनालाइज कर लेते हैं और ईच करेक्टर जो होता है उसको इक्वल वेटेज रखता है, क्योंकि उसको कोड देना रहता है। ठीक है, इसीलिए इक्वल वेटेज लेके चलते हैं हम। एट द सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, और एक समय पर उसके 100 से ज्यादा करेक्टर को हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का यूज कर लेते हैं हम। अब आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं। साइटोटेक्सोनॉमी अब आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। क्या यार, तो रिकॉर्ड करने की बहुत दिक्कत रहती है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है रिकॉर्ड करने वाली भी। सबसे बड़ी यही होता है, स्टूडियो हो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइटो टेक्सोनॉमी और सब कुछ एकदम क्लोज रहता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहती है कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे कि बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में इसमें क्या क्या लेते हैं, जैसे कि अभी देखो वहां पर क्या है, उसके करेक्टर, बहुत सारे करेक्टर जो मतलब दिखने वाले करेक्टर थे, इस तरीके से करेक्टर ले लिए, ऑल ऑब्जर्व, जितने हम ऑब्जर्व कर सकते थे। अब यहाँ पर अब सेल की बात आ गई, अब यहाँ पर सेल की बात है, सेल भी देख लेते हैं। मतलब बहुत, अब देख रहे हो मतलब जो फाइलोजेनेटिक ये है सिस्टम, इसमें कितना हम कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेबल करेक्टर रहता है, सिस्टम रहता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब सेल की बात करें हम तो क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और उसका नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर और साइज। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और कितना नंबर है क्रोमोसोम का, और उसका साइज कैसा है। ठीक है, उसका साइज कितना है, क्रोमोसोम का साइज क्या है, तो ये सब भी कंसीडर कर लिए।
अब ये से भी कंसिडर कर लिए साइटोटैक्सोनॉमी के मदद से, ये भी उसमें कंसिडर कर लिए। ठीक है, अभी क्या न्यूक्लियस के अंदर आ गए, न्यूक्लियस के अंदर भी झांक लिए, थोड़ा देख लिए न्यूक्लियस के अंदर वहां पर भी क्या चल रहा है। जब दो स्पीसीज को मतलब अगर उनको रिलेशन देखना होगा उसके बीच में, तब पहले क्या उसके जो दिखने वाले करेक्टर थे वो भी देख लिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की मदद से, फिर उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी की मदद से उसके अब सेल के अंदर घुस गए, उस सेल के अंदर वहां पर जाके न्यूक्लियस के अंदर भी देख लिए जाके कि उसके मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर क्या, साइज क्या है। अब यहाँ पर भाई देखो कितना एक जो स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मतलब उसको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको कितना देखना पड़ता है, तब जाके उसको हम प्लेस करते हैं कि हाँ ये इसके मतलब इसके रिलेटिव है ये, तब उसको सेम टेक्सा में डालते हैं। अगर मैच नहीं कर रहे करेक्टर, जिससे पता लगा 1000 करेक्टर में मैच करा रहे हैं, उसमें से पता लगा 10-20 करेक्टर मैच करके, तो कोई मतलब नहीं होता है उसका, तो फिर वो मतलब वो है ही नहीं, वो उसका मतलब रिलेटिव्स ही नहीं है। अब आ जाओ कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लो कीमो टैक्सोनॉमी में, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, बस इतना इसमें लाइन लिख लो। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो ये बोल रहा है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो उसमें पढ़ेंगे ये उसकी बात कर रहा है ये, तो वो भी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक, वो भी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो अब कीमो टैक्सोनॉमी की मदद से मतलब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं प्लांट में, जो उसके अंदर जो पाए जा रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी की मदद से उसके न्यूक्लियस के अंदर जाके उसका क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, साइज देख लिए जाके। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की मदद से उस स्पीसीज के मतलब जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर जो थे, उसके जो ऑब्जर्व कर सकते थे करेक्टर, वो भी देख लिए, ठीक है, तब जाके उसको हम क्या होता है, उसको हम मानते हैं कि ये रिलेटिव्स है कि नहीं है, तब डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब क्या है, अब जो अगला लेक्चर होगा, ये आज तो यहीं तक रखेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम कम था, आज यहीं तक रखेंगे, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर क्या करेंगे, कंप्लीटली एल्गी शुरू कर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली एल्गी शुरू कर देंगे, ठीक। तो आज यहीं तक रखेंगे। और एक बात और मैं बोलूंगा आप लोगों से सभी से कि अपने को देखो कुछ इस तरीके से बना लो, ठीक है, अपने को कैसा, अपने को कुछ इस तरीके से बना लो कि जैसे कि सामने वाला इंसान जब ये सोच रहा हो कि अब ये इंसान गिरने वाला है, ठीक है, बिल्कुल मत सोचो कि हम किस परिस्थिति में अभी हैं, अभी किस परिस्थिति में है, बिल्कुल मत सोचो। जब सामने वाला इंसान ये सोच रहा हो कि ये तो मतलब गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, जब सामने वाला इंसान ये सोच रहा हो कि ये अब मतलब गिर गया है, ठीक है, अब ये हमारे जाल में फंस गया, जो हम सोच रहे थे वैसा ये चला गया, तभी क्या है, अपनी शक्तियों का पूरा प्रदर्शन कर दो और एकदम लंबी उछाल मारो, ठीक है। तो ये चीज है, तो सभी लोग एकदम मन लगा के पढ़ो और क्या है, एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, डाइवर्ट मत हो, ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, और उम्मीद है यही करते हैं कि सभी लोग अच्छा करोगे एग्जाम में भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।